2019 में जॉन गुडेनफ, स्टैनली विटिंगम और अकीरा योशिनो ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। हमारे विजेताओं की खोज से समाज में एक नाटकीय बदलाव आया है। उनकी तैयार तकनीक हम में से बहुत से लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे अनजान रहते हैं। ये हमारे ईयरबड्स में, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर और इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी हुई है। ये है लिथियम आयन बैटरी। ये टेक्नोलॉजी हमें फॉसिल ईंधनों को फूंकने से बचाते हुए यहाँ से वहाँ आने जाने में मददगार है। लेकिन ये बैटरियां बनती कैसे हैं? और खर्च हो जाने के बाद हम उनका क्या करते हैं? ऑटोमोबाइल ने अरबों लोगों की जिंदगियों को आराम और आज़ादी हासिल कराई है, लेकिन फॉसिल ईंधनों के धुआंधार इस्तेमाल ने जलवायु पर भी कहर ढाया है। We have an energy crisis. लिथियम आयन बैटरियों का शुक्रिया कि हम आवाजाही के नए दौर में आ गए हैं। अपने उच्च ऊर्जा घनत्व की बदौलत वे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बिल्कुल मुफीद हैं। लिथियम आयन बैटरी ने डीकार्बनीकरण की गति को तेज किया है। हंस एरिक मेलिन ने शोध और परामर्श की एक कंपनी खोली है जो लिथियम आयन बैटरियों पर काम करती है। जो कुछ भी गतिशील है उसमें लिथियम बैटरियां एक प्रमुख तकनीक के रूप में रही हैं। इस सेक्टर में संभावनाएं इतनी अधिक हैं और हम इतना ज्यादा उत्पादन कर लेते हैं कि बैटरियों की लागत काफी कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक जखीरा अगले दशक में बहुत तेजी से बढ़ने का अनुमान है, करीब 80 लाख से 11 करोड़ 60 लाख तक। इससे लिथियम आयन बैटरियों की मांग में भी उछाल आएगा और तब हमारे सामने कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जाहिर है इसकी एक कीमत है। बैटरियां बनाने के लिए माल चाहिए और खनन उद्योग पर्यावरण पर असर डालता है। इस बैटरी को बनाने में लिथियम की जरूरत पड़ती है। इस क्षार वाली धातु के वैश्विक भंडार का 50% हिस्सा मिलता है लिथियम त्रिकोण नाम से मशहूर अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में। इसके खनन के दौरान भूमिगत झीलों का खारा पानी तालाबों में उड़ेला जाता है, जहां उसे भाप बनाकर उड़ने दिया जाता है। इस प्रक्रिया से आसपास की मिट्टी को नुकसान पहुंचता है, पानी सूख सकता है और हवा दूषित हो सकती है। लिथियम का भंडार अनंत नहीं है। लिथियम आयन बैटरियों में लगने वाली दूसरी धातु है कोबाल्ट। ज्यादातर भंडार अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलता है। खनन में काम करने की अमानवीय स्थितियां होती हैं और बच्चों से भी मजदूरी कराई जाती है। लोग फेफड़ों या दिल की बीमारियों में घिर जाते हैं। इन बैटरियों को बनाने में ऊर्जा भी लगती है। सेल के उत्पादन में तो बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है। इसका मतलब है CO2 उत्सर्जन। इसकी ठीक ठीक मात्रा निर्भर करती है उत्पादन करने वाले देश के बिजली मिश्रण पर। हाल के आंकड़ों के मुताबिक ऐसी कार की एक छोटी सी बैटरी को बनाने में 4 टन से भी ज्यादा CO2 निकलता है। यानी ये यूरोप में खरीदी गई एक डीजल कार को करीब 33,000 किलोमीटर चलाने जैसा है। अच्छी बात यह है कि बैटरी उत्पादन के ज्यादा बेहतर होने और साफ ऊर्जा संसाधनों का रुख करने से उत्सर्जन घट रहा है। लेकिन बुरी खबर ये है कि बैटरियां समय के साथ अपनी क्षमता गंवा रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहन जितने बढ़ेंगे उतना ही खर्च हो चुकी बैटरियां भी जमा होंगी। अलग अलग उद्देश्यों, अलग अलग उपयोगों के लिए उन्हें दोबारा जमा कर, फिर से जोड़कर, फिर से काम लायक बनाना होगा। एडाकॉन्ग ने इस बारे में ग्रीन पीस पूर्वी एशिया की एक रिपोर्ट के लिए काम किया है। इलेक्ट्रिक वाहन में इस्तेमाल हो सकने वाली बैटरी बहुत शक्तिशाली होती है। 5 से 8 साल के बाद वो कार की जरूरतों के साथ निभाह करने लायक तो नहीं रह पाती, लेकिन दूसरे कामों के लिए काफी सामर्थ्य बाकी रहती है। हम कारों में खर्च हो चुकी बैटरियों को दूसरा जीवन दे सकते हैं। मिसाल के लिए वे पवन या सौर ऊर्जा के भंडारण में काम आ सकती हैं, कैंपों में उजाला करने के काम आ सकती हैं और एक फोर्कलिफ्ट या एक नाव को चलाने लायक ताकत उनमें बची रहती है। दोबारा इस्तेमाल कर हमें इन सामग्रियों का मूल्य और जीवन बढ़ाना चाहिए।
मौलिक काम में लाने के बाद कच्चे माल के रूप में उन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं और उनसे और उत्पाद बना सकते हैं। raw materials and to produce more products. लेगो के जरिए समझते हैं कि लिथियम आयन बैटरियां कैसे रिसाइकिल होती हैं। इन्हें गर्म कर पूरी तरह गला दिया जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है, विषैली गैसें निकलती हैं और कुछ सामग्री गंवानी पड़ जाती है। इसलिए कंपनियां रिसाइकिल के नए तरीके ला रही हैं। ये है कुणाल फलफेर, कनाडा की लिथियम आयन बैटरी रिसाइकिल कंपनी लाइसाइकिल के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी। हम एक ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जो इस काम के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है, जिसमें सामग्री की रिकवरी की दर ज्यादा होती है। पहले चरण की मैकेनिक प्रक्रिया स्पोक कहलाती है। इसमें बैटरियों को विघटित कर उनसे मूलभूत सामग्रियां अलग की जाती हैं। बहुत आसान शब्दों में कहें तो होता ये है कि बैटरियों को एक गैर विषैले द्रव में डुबोए रखकर विघटित किया जाता है। ये जरूरी है, वरना वो आग पकड़ सकती हैं और फट भी सकती हैं। प्लास्टिक, तांबा और एल्युमिनियम जैसी सामग्रियों को ब्लैक मास से अलग किया जाता है। इसमें कोबाल्ट, निकल और लिथियम जैसी मूल्यवान सामग्रियां होती हैं। इस प्रक्रिया का दूसरा हिस्सा हब कहलाता है। ये हाइड्रोमेटलर्जी है, यानी ब्लैक मास को बैटरी ग्रेड सामग्रियों में बदलने वाली गीली रासायनिक प्रक्रिया। आपको आखिर में अलग अलग घटक मिल जाते हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट और निकल। आखिरी लक्ष्य ये है कि जैसे हम उन्हें बैटरियों से निकालते हैं तो हम उन्हें नई बैटरियों में भर रहे होते हैं, और बड़े पैमाने पर अभी ये नहीं हो पाया है। पूरी दुनिया में कुछ काम तो हो रहा है, हम उसे जारी रखने में मदद करना चाहते हैं। ये गिनती रखना मुश्किल है कि कितनी लिथियम बैटरियां रिसाइकिल हुई हैं, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वे अक्सर निर्यात की जाती हैं। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा होने लगा है, खासकर एशिया में, जहां वे अधिकतर तैयार की जाती हैं। जैसे जैसे खर्च बैटरियों का आकार बढ़ेगा, उन्हें रिसाइकिल करने की वित्तीय समझ भी बढ़ती जाएगी। This is the end. आखिर में एक आदर्श दुनिया के लिए हम ये उम्मीद करते हैं कि खनन के लिए और कच्चे माल की जरूरत नहीं होगी और पहले से उपलब्ध तमाम खनिज और सामग्री अनिश्चित काल तक इस्तेमाल होती रहेगी। लिथियम आयन बैटरी सबसे ज्यादा चक्रीय उत्पादों में से एक है। वो पहले से इस्तेमाल होती आ रही है और आखिर में रिसाइकिल भी होती है। जितनी ज्यादा बैटरियां बाजार में होंगी, उसी से पता चलेगा कि हम उनका कितना अधिकतम उपयोग कर पा रहे हैं। The more obvious that will be.